धापा जो आदमी होता है ना, भरे पेट वाला आदमी सवाल करता है, और जो भूखा आदमी होता है वो जिंदाबाद मुर्दाबाद करता है। तो हुकूमतें चाहती हैं कि हमारे हाथ से किताबें छीनकर हमारे हाथ में कटोरे थमा दिए जाएं। उजीना और जयसिंहपुर के जंगल में पेप्सी और कैन पैक की नाम की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। फैक्ट्रियां हमारी जमीन में लगती हैं, रिसोर्सेज हमारे इस्तेमाल किए जाते हैं, पानी हमारे हिस्से का वो लोग यूज करते हैं, बिजली हमारे गांवों की, हमारे खेतों की, हमारे हिस्से की काटकर इन फैक्ट्रियों को दी जाती है। लेकिन जब नौकरी की बात आती है तो लोकल को हम नौकरी नहीं देते। अब तुम लोकल को नौकरी नहीं दे सकते, जब तुम्हें नौकरी बाहर के लोगों को देनी है तो हमारी जमीन को क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, हमारी बिजली को क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, हमारे पानी को क्यों खराब कर रहे हो? और आपके जो हक पर अब तक डाका डालते आए हैं लोग, आपके हक को लूटते आए हैं, आपके हिस्से की नौकरियों को बेचते आए हैं, आपके हिस्से के पैसे को गबन करते आए हैं, वो काम यहाँ, वो लूट, वो दलाली, वो कालाबाजारी इस क्षेत्र में, इस इलाके में बंद की जाएगी। और हथीन क्षेत्र के युवाओं को मैं बताना चाहता हूँ कि आपने सबको आजमा के देख लिया, आपने सबको मौका दे के देख लिया। मैं किसी कैंडिडेट की बुराई नहीं कर रहा, किसी कैंडिडेट की कमियां नहीं, खामियां नहीं गिना रहा, अपनी क्वालिटियां नहीं गिना रहा। मैं आपसे सिर्फ एक 5 साल का मौका आपकी खिदमत के लिए अपने वालिद साहब के नाम पर मांगता हूं। क्या इन्हीं कड़ियों के साथ में मैं हूं आपके साथ सालिम रजा, और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे साथ मेवात की आवाज न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, अभी मेरी मौजूदगी पलवल डिस्ट्रिक्ट की हथीन विधानसभा में है, और हथीन विधानसभा से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से तैयब भीमसिका जो एक प्रत्याशी हैं, उनके साहबजादे युवा दिलों की धड़कन आसिफ भीमसिका मेरे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे आखिर किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं, कैसा लोगों का समर्थन मिल रहा है, और पिछले 5 साल में जो वर्तमान विधायक हैं उन्होंने कैसा काम किया है, आगे जो आसिफ जी के फादर हैं, उनके जो वालिद साहब हैं, वो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, तमाम बातचीत करेंगे। आसिफ भीमसिका से मेरे साथ हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया छोटे भाई सालिम साहब जी, और साथ ही साथ आपका स्वागत है, आपका खैर मकदम है कि आप ठंड के मौसम में अपना वक्त निकाल कर हमारी जो सोच है, हमारी जो विचारधारा है, उसको अपने चैनल के माध्यम से, जिसके 2 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, उसके माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का जो आपने काम का आपने किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका भी आसिफ जी। आसिफ जी, आपके वालिद साहब इनेलो पार्टी से टिकट के प्रबल दावेदार हैं, जो लगातार गाँव का दौरा कर रहे हैं, और पार्टी से भी उनकी डिमांड है कि इस बार हमें टिकट दिया जाए और हम यहाँ से सीट निकालेंगे। तो आपके जो पिताजी हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों का किस तरीके से समर्थन मिल रहा है? सालिम भाई, हमारा जो मेरे वालिद साहब की जो सोच है, जो विचारधारा है, उनका एक कहना था। पहले मेरे वालिद साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा पुलिस के मुलाजिम थे। अच्छा। और उनके साथ के जो मुलाजिम हैं वो आज कहीं इंचार्ज लगे हुए हैं, कहीं डिप्टी लगे हुए हैं, तो वो अच्छी नौकरियां कर रहे हैं जी। मेरे वालिद साहब ने एक सपना एक उन्होंने देखा और सोचा कि ज़िंदगी जीने, तो भाई हमारा जैसा हमारे मजहब में कहा जाता है कि इंसान को ज़िंदगी एक बार मिलती है जी, और अपने लिए ज़िंदगी तो दुनिया जी रही है, जानवर जी रहे हैं जी। इंसान वो है जो समाज के लिए जिंदगी जिए, औरों के लिए जिंदगी जिए, और उनके लिए अपने इस छोटे से जो जिंदगी कुदरत ने दी है, जब तक दी है, उसमें उनके लिए कुछ बेहतर कर सके। इस सोच के साथ मेरे वालिद साहब इस सियासी संघर्ष में आए। हमारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था कि कोई दादा परदादा ने हमारे विधानसभा के चुनाव लड़े हों। मेरे वालिद साहब ने खुद इस पूरे समुद्र में उन्होंने छलांग लगाई, और उन्होंने इस सोच के साथ इस मैदान में उतरे, सियासी मैदान में, कि जब तक मालिक ने सांस में सांस दी है, मरने से पहले अपनी आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने इलाके के लिए कुछ ऐसे काम कर जाएं कि जिनसे हमारी आने वाली नस्लें जिनका फायदा उठा सके। इस सोच के साथ तो मेरे वालिद साहब सियासत में आए थे। रही बात मुद्दों की, आप पूरे मेवात क्षेत्र की राजनीति को आप बड़ी नज़दीकी से देखते हो, सुनते हो, उनका इंटरव्यू लेते हो, जानते हो जी। और आसपास के हमारे जिलों की राजनीति को भी देखते आए हो जी। अक्सर करके हमारे क्षेत्र में अभी तक कभी किसी ने मुद्दों की राजनीति ही नहीं करी। बड़े ये अफसोस की बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ जो जीत जाता है चुनाव, वो चंडीगढ़ से नीचे बात नहीं करता जी। चंडीगढ़ से नीचे आवाम को उसके दर्शन नहीं होते। फिर जो हार जाता है चुनाव, वो 5 साल इसी चीज का रोना रोता है कि मैं सत्ता में नहीं हूँ, मैं हारा हुआ हूँ, मैं क्या करूँ। आसिफ जी, इसका रीजन किसको मानते हैं आप? ऐसा क्यों होता है? ऐसा सालिम भाई, लीडरों का तो दोष है ही है, लेकिन लीडरों के साथ साथ हमारी आवाम का भी दोष है। उस आवाम में मैं खुद को भी शामिल कर रहा हूँ
कि हम लोग, क्योंकि कुछ कहते हैं ना, कुछ लोहे का खोट कुछ लोहार का। जी। हमारे जो उत्तर हरियाणा है, जो हमारी ऊपरली धरती है, जी। वहाँ के लोग, चाहे वहाँ का किसान हो, चाहे वहाँ का मजदूर हो, चाहे वहाँ किसी भी समाज से हो, किसी भी जाति से हो, चाहे वहाँ युवा हो, जी। वो लोग अपने हक के लिए इतने जागरूक हैं कि वो लोग सवाल करना जानते हैं। और जो हमारे जो लीडरों की जो ये बिरादरी है ना, जो ये नेताओं की बिरादरी है जी। ये बड़ी, एक किस्म से कह सकते हो कि बड़ी सहमी हुई और बड़ी डरपी हुई, डरपोक टाइप की बिरादरी है। जब आप इनसे सवाल करना सीख जाओगे, जब आवाम इनसे सवाल करना सीख जाएगी, तो मजबूरन ये उन सवालों से बचने के लिए, उस जिल्लत से बचने के लिए जनहित की बात भी करेंगे, जनहित के काम भी करेंगे। अभी तक आवाम इन्हीं चीज़ों में लगी रहती है। अगर मैं गलत हूं तो आप इस चीज़ को मेरी को टोक भी सकते हो कि जब किसी कोई आप जैसा कोई नौजवान किसी लीडर से सवाल करने लग जाता है कि भाई आप वोट मांगने आ गए, आपने हमारे लिए किया क्या, तो कोई बुजुर्ग हमारा ही जो बेचारे हमसे उम्र में बड़े हैं, वो ही आके हमें दबा देते हैं, युवाओं को दबा देते हैं कि चौथ साहब की बेइज्जती मत कर, घर आएगी। हम किसी की बेइज्जती नहीं कर रहे। लीडर भी हमारे आपके बीच में से ही निकलते हैं, हमारे आपके अपने भाई होते हैं। किसी की बेइज्जती करने का मकसद किसी युवा का नहीं होता, लेकिन सवाल करना जब तक आप लोग नहीं सीखोगे, सवाल करोगे नहीं, तब तक काम आपके नहीं होंगे। और दुर्दशा जो है इसका रोना, चाहे आप अभी तो आज़ादी को 70-75 साल हुए, अगर 200-300 साल भी हो जाएं, तब भी हम, जैसे आज देश में सबसे पिछड़े हैं, हम पिछड़े और बैक तो मार सकते हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते। सबसे पहली जरूरत है कि चाहे कोई विधायक हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई शासन का आदमी हो, चाहे प्रशासन का आदमी हो, कोई हुकूमत हो, कोई भी हो, XYZ, जब आप उनसे सवाल कर सको, जहां आपको परेशानी महसूस हो रही है, जहां आपकी मूलभूत हक, जो आपकी बुनियादी हक हैं, वो आपसे छीने जा रहे हों, आप उनको लेकर आवाज उठाइए, आप सवाल कीजिए। तो जब तक आवाम ये चीज़ नहीं करेगी, तब तक मुझे लगता है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि जब तक सुधार नहीं आने वाला। अच्छा, अक्सर हम क्या देखते हैं, अभी हम नूह से आ रहे थे, नूह टू हथीन रोड की हम बात करें, बड़ी जर्जर हालत है। अगर कोई वहां से कार निकलती है, बाइक निकलती है, तो बड़ी जर्जर हालत है, वो आवाज करना शुरू कर देती है। इतना खराब वो रोड है। अगर हम जल की बात करें तो पानी की बहुत ज्यादा समस्या है गाँव में। एक टैंकर का करीब 1200 रुपए में भरता है, तो ये भी बड़ी समस्या है। और आप भी बता रहे थे अभी, जो सेजाव है उसकी भी बड़ी समस्या है यहाँ पे। एक सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी। तो ये 4-5 जो समस्याएं हैं, आपकी विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये नहीं हो पाती, इनका जो सोल्यूशन है वो नहीं किया जाता है। लेकिन अब वक्त आ चुका है, 2024 में विधानसभा का चुनाव होगा, लेकिन आवाम आपको सुन रही है, क्या मैसेज देना चाहोगे उनके लिए? तो मैं बाय पॉइंट टू पॉइंट में बात करना चाहूँगा कि जैसे सबसे पहले आपने शुरुआत की सड़क के मामले की। सड़कों का जो सिस्टम है, वो आपने देखा कि जो ये हमारा छायसा वाला जो हथीन से नूह जाता है वाया छायसा, इस रूट की हालत ये है कि इमरजेंसी में अगर किसी को कोई खुदा ना करे कि कोई बीमार हो गया और उसे अस्पताल ले जाने की कोई इमरजेंसी हुई, तो इस रोड की हालत की वजह से उसे हम वक्त पर उसे चिकित्सा सुविधा जो हमें पहुंचानी चाहिए वो हम नहीं पहुंचा पाएंगे जी। ऐसे इस रोड की हालत है। और इस रोड के साथ साथ आप, ये हमारा स्टेट हाईवे है जो अपना नूह से होडल के लिए जाता है, आप उसकी हालत देख लीजिए। उसकी हालत भी, आप उटावड़ से कोर्ट तक और कोर्ट से आगे बहीन तक भी उसकी हालत भी बड़ी खराब, मेन रोड है, बड़ी जर्जर हालत है उसकी भी। तो सड़कों की हालत तो मुझे कुछ बयां करने की जरूरत नहीं, वो तो आप लोग खुद देखते आ रहे हो। उसके बाद अगर बात करते हैं पानी की, हमारे क्षेत्र में पानी की समस्या 2 तरह की है जी। पहली तो है कि जो हमारा ये जो नहर है, गुड़गांव कैनाल है, जिसे खूनी नहर भी हम देसी भाषा में कहते हैं, इसके जो पास के जो गांव हैं, जहां इसके पास के लगते हुए जंगल हैं, उन जंगलों में सैम की समस्या है, सेजे की परेशानी है। वहां के लोग, वहां के गांव पिछले कई सालों से फसल नहीं उठा पा रहे हैं, मछली पालन पर आधारित हो जाते हैं। मछली पालन में भी उस जमीन को पूरी तरह, वो जमीन खत्म होती जा रही है। तो एक तो परेशानी होगी पानी की ये जी। दूसरी परेशानी होगी कि जो हमारा इधर का जंगल है, जैसे आप इस पूरी बेल्ट को लगा लो, जे पचाण का, गुराक्सर, गोपुर, रंधरौला, चिल्ली, रूपड़ा का, उटावड़, माड़ू का, कोट, आड़ी, ये सारी जो हमारी बेल्ट है जी। और फिर इसके साथ साथ हमारी जाट समाज की जो बेल्ट है, कलसाड़ा से लेकर गहड़व से लेकर फिर इधर आ जाए आप भंगूरी, इस पूरी बेल्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर
ना तो पीने के लिए पर्याप्त पानी है, ना खेतों के लिए पानी है। खेतों के लिए तो यहाँ पर जमींदार ऊपर कुदरत के ऊपर डिपेंड है कि बारिश हो जाती है तो फसल उठा लेते हैं, नहीं तो बड़ा बुरा हाल है। बड़े घाटे में यहाँ किसानी और किसान लोग चल रहे हैं। उसके बाद अगर बात करें नहरों की, झूठी सच्ची यहाँ जो छोटी छोटी नहरें दी हुई हैं, उन नहरों में भी जब जरूरत होती है तब पानी नहीं आता जी। और जब जरूरत नहीं होती तब पानी थोड़ा बहुत छोड़ दिया जाता है, वो भी केमिकल वाला पानी, वो भी जहर वाला पानी। जो हमारे दिल्ली एनसीआर की फैक्ट्रियां हैं, उनकी फैक्ट्रियों की जो गंद होती है, जो केमिकल होता है, उस केमिकल वाले पानी को हमारे खेतों के लिए, हमारे गांवों के लिए छोड़ दिया जाता है। और हम उसे भी अपनी खुशकिस्मती मानकर उससे भी खेतों को भराने का काम करते हैं, जिससे हो सकता है कि जिसके दुष्परिणाम अब कुछ दिखने लग गए हैं, कुछ आगे दिखेंगे कि उससे हमारे बहुत ऐसी परेशानियां, ऐसी बीमारियां उन गांवों में पनपती जा रही हैं जिन गांवों में वो केमिकल वाला पानी खेतों में लगाया जा रहा है, क्योंकि वो खेतों के जरिए, फसल के जरिए सीधा इंसान के पेट तक वो केमिकल पहुंच रहा है। आसिफ जी, अगर यहाँ की जो आवाम है आपके पिताजी को अपना जनप्रतिनिधि चुनती है, यहाँ से विधायक चुनकर विधानसभा भेजती है, तो आपको लगता है कि यहाँ की जो समस्याएं हैं, जो अभी आपने अपनी जबानी बताई हैं, इनका सोल्यूशन होगा? प्रयास जरूर होगा और ईमानदारी से कोशिश होगी। और लड़ाई चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे लड़ी जाए, जिस भी तरीके की लड़ी जाए, चाहे वो सरकार से चंडीगढ़ में बैठ के लड़ी जाए, चाहे प्रशासन से चंडीगढ़ में या हतीन में या पलवल में, जहां भी बैठ के लड़ी जाए, हम किसी भी तरह की लड़ाई से जो जनता के हित की रहेगी पीछे नहीं हटेंगे। चाहे हमने कोई भी कदम उठाना पड़े, पर हमें उम्मीद है, क्यों, विधायक एक इतनी बड़ी ताकत होता है कि जब वो आवाज बुलंद करेगा, जब विधानसभा में, सदन में वो आवाज उठाएगा तो उसकी आवाज सुनी जाएगी। उसकी आवाज पूरे प्रदेश सुनेगा, उसकी आवाज हुकूमत सुनेगी, उसकी आवाज प्रशासन सुनेगा और उस पर अमल भी किया जाएगा। आसिफ जी, लगभग कितने गांव लगते हैं आपकी विधानसभा में? लगभग 119 गांव हमारी विधानसभा में। 119 गांव। लगभग इनका वोट बैंक कितना होगा? लगभग 2,35,000 जी। और इसमें कई कैंडिडेट हैं जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हम बीजेपी पार्टी की बात करें, जो वर्तमान विधायक प्रवीण डागर जी, जेजेपी पार्टी से बात करें हर्ष कुमार की, आप भी हैं, इनेलो पार्टी से और भी कई दावेदार हैं, कांग्रेस पार्टी से चौधरी इसराइल हैं। तो इसमें जो 2,33,000 आप मतदाता बता रहे हैं, तो इस लिस्ट में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? ये तो देखो जी, लगभग कितने गाँव का दौरा कर चुके हैं अभी तक? ऑलमोस्ट हर गांव में हमारा आना जाना लगा रहता है, और सुख में, दुख में, और जैसी भी जरूरतें रहती हैं। हमारा लगातार पूरे 5 साल इलेक्शन चलता है। हम कभी घर नहीं बैठते कि भाई चुनाव 6 महीने पहले लड़ेंगे। हमने पूरे 5 साल संघर्ष करने की हमारी पॉलिसी रही है, और उसके तहत अगर बात करें कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, ये आवाम तय करेगी, ये पब्लिक तय करेगी। ये मैं अपने मुंह से, कैंडिडेट तो कोई भी हो भाई, वो अपने आप को कोई कम नहीं बताता। और ग्राउंड लेवल पे आप लोग सर्वे कर सकते हो, आप पता कर सकते हो कि दो चुनाव हम लोगों ने लड़े हैं, धन बल की ताकत हमारे पास नहीं थी। मैं ये ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल के माध्यम से, ये पूरे इलाके को पता है कि हम एक आम परिवार से उठ के हम सियासत में संघर्ष कर रहे हैं। हम कभी विधायक मंत्री नहीं बने जी। धन बल की कोई हराम का पैसा हम लोगों ने नहीं कमाया हुआ, कोई धन बल की हमारे पास ताकत नहीं थी। पार्टी के टिकट भी हम इनेलो में थे पहले, किसी वजह से पार्टी ने टिकट नहीं दिया। 2014 में तो हमने बसपा से चुनाव फाइट किया जी। और क्षेत्रीय दल और इनेलो और बसपा, थोड़ा टिकट में भी थोड़ा डिफरेंस कह सकते हैं। बाकी बसपा का जितना हमारा संगठन है, जितना परिवार है, बसपा के जितने साथी हैं, जितने वोटर हैं, उन्होंने बड़ा प्यार हम लोगों को दिया जी। और उस प्यार की बदौलत 2 चुनाव हमने बड़ी मजबूती से लड़े। और आज भी बहुत से लोग कहते हैं कि भाई तैयब ने बसपा छोड़ दी तो अब बसपा वाला वोटर उससे कहीं ना कहीं दूर हो गया होगा, लेकिन ये उनकी गलतफहमी है। हम बसपा के वोटर के दिशा निर्देश पर, उनके मशवरा पर, उनको साथ लेकर, उनको अपने कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ हमने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ज्वाइन की है। और आज बसपा का वोट बैंक जो हमारा पहले था, उसके साथ साथ जो हमारा व्यक्तिगत वोट बैंक था, वो सारा हमारे साथ है। इंडियन नेशनल लोकदल का वोट बैंक वो हमारे साथ जुड़ चुका है। और हतीन क्षेत्र की जो आम जनता है जी, उसने हर बार हमारा साथ दिया है, युवाओं ने हमारा साथ दिया है। और हमें उम्मीद है कि पहले जो कमियां चाहे हमसे रही हों, चाहे किसी वजह से हम लोगों तक नहीं पहुंच पाए,
उन कमियों को दूर करते हुए अब आवाम का हमें पूरा भरपूर प्यार मिलेगा। और मालिक ने चाहा, ऊपर वाले ने चाहा तो जनता के आशीर्वाद से हथीन के जनता के हक की लड़ाई लड़ने के लिए मेरे वालिद साहब नेताजी तैयब हुसैन भीमसिका को हथीन की जनता चंडीगढ़ की पंचायत में, विधानसभा में भेजने का काम करेगी। अच्छा आसिफ जी, आपकी पार्टी से कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने विधायक? पार्टी पूरे 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। 90 सीटों पर? हाँ। अगर हम स्टेट के समीकरण की बात करें, स्टेट का रुझान किसकी सरकार आने वाली 2024 में? इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। ठीक है कि जब पार्टी में, परिवार में जो फूट हुई थी जी, उस फूट के बाद थोड़ा नुकसान पार्टी को उठाना पड़ा था जी, लेकिन उस नुकसान का कम बैक करते हुए चौधरी अभय सिंह चौटाला ने पूरे प्रदेश की पैदल यात्रा करी। हर गांव गए, हर ढाणी गए, हर शहर गए, हर नगर गए और लोगों की समस्याएं सुनी और जिन समस्याओं का समाधान वो कर सकते थे ऑन द स्पॉट उनका समाधान किया। सदन में भी अगर आज अकेले विधायक हमारी पार्टी के हैं चौधरी अभय सिंह जी चौटाला, सदन में भी अगर कोई पूरी निडरता से, पूरी बेबाकी से, पूरी मजबूती से अगर कोई हरियाणा प्रदेश की जनता की आवाज बुलंद करता है तो ये मुखालिफ लोग भी कहते हैं, ये प्रदेश की पूरी जनता कहती है कि सिर्फ एक आदमी है जो 89 विधायकों से टकराने की ताकत रखता है, वो चौधरी अभय सिंह जी चौटाला हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के विधानसभाओं में मैं नहीं घूमा, लेकिन मैं 2 जिले हमारे जो पलवल मेवात के हैं जिनमें लगभग 8 विधानसभा सीट आती हैं, इनकी जानकारियां आपको भी हैं और हमें भी हैं। यहाँ मुझे जो लगता है कि जो यहाँ पर टक्कर होने वाली है वो सीधा सीधा मेवात जिले में इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट की टक्कर होने वाली है। और जो हथीन और जो पलवल वाला जो इलाका आ जाता है, यहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल और भाजपा के उम्मीदवार की टक्कर होने वाली है। कांग्रेस यहाँ कहीं कोई फाइट में नहीं है। बाकी रही बात आगे और प्रदेश की, आज प्रदेश की जनता को अगर किसी पार्टी और किसी नेता से उम्मीद है तो इस चीज को आप भी जानते हो, पूरा प्रदेश जानता है, आपके सारे व्यूवर जानते हैं कि सिर्फ एक इंसान है जिसने किसानों के लिए अपनी विधायकी त्याग दी, जिसने जब जरूरत पड़ी इस मेवात क्षेत्र पर, जब भाजपा आरएसएस के जो लोगों ने जब षड्यंत्र करके जब यहाँ के भाईचारे को, यहाँ के ताने बाने को जो आग लगाने की कोशिश की थी, उसमें भी अगर सबसे पहले और सबसे मजबूत आवाज किसी शख्स ने बुलंद करी यहाँ के भाईचारे के लिए, यहाँ की आवाम के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के अमन चैन के लिए, तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला थे। तो आज भी पूरे प्रदेश में ये हालात हैं कि सारे पार्टियों से लोगों का मन भर चुका है, सबकी उम्मीदें ये पार्टियां, ये सारे नेता तोड़ चुके हैं। अब सिर्फ एक उम्मीद की किरण अगर प्रदेश में कहीं है तो वो चौधरी अभय सिंह जी चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये चीज कहना चाहता हूं कि मालिक ने चाहा तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में 2024 में हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल की हुकूमत बनेगी, सरकार बनेगी और चौधरी अभय सिंह जी चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। आसिफ जी, लास्ट में जाते जाते जो आपकी विधानसभा की आवाम है, युवा जो लोग हैं, युवा जो नौजवान हैं, वो आपको सुन रहे हैं, जाते जाते क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उनको संदेश देने से पहले आपने जो कुछ समस्याओं के बारे में जिक्र किया था उसमें एक पॉइंट रह गया था रोजगार का, पानी का, और उसका हम लोग बात कर गए थे, रोजगार की बात स्किप हो गई थी जो एक बहुत जरूरी चीज है। आप भी नौजवान हो, मैं भी नौजवान हूँ, हमारे जो परिवार हैं इतने साधन संपन्न, इतने मजबूत बेशक ना हो, चाहे हमारे जो अभिभावक हैं, हमारे जो लोग हैं, चाहे वो ट्रक ड्राइवरी करें, चाहे वो मजदूरी करें, चाहे वो जमींदारा करें, चाहे कुछ करें, खुद बेशक ना पढ़े हों, लेकिन वो हमारा इलाका ये जरूर जान चुका है कि अपने बालकों को, अपने बच्चों को, अपने बेटों को, अपने बेटियों को तालीम देने की हर इंसान कोशिश कर रहा है। अब तालीम गिर पड़ के जैसे भी संघर्ष करके प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में तालीम दिला भी देते हैं, डिग्री दिला भी देते हैं, सर्टिफिकेट और ये पढ़ाइयाँ पूरी भी हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद जब रोजगार की बात आती है तो नौकरियां नहीं मिलती। सरकारी नौकरियों का ये आलम है। ये एक बड़ा जरूरी मुद्दा है जो मैं कहना चाहता था, लेकिन आप दूसरा सवाल पूछ बैठे। सरकारी नौकरियों का प्रदेश में आज ये आलम है कि वैकेंसियां हैं, जरूरत है टीचरों की। अगर शिक्षा विभाग की बात करें तो हजारों वैकेंसियां प्रदेश में हैं, और ऐसे काबिल युवा घूम रहा है जिसने कोर्सेज किए हुए हैं, जो तैयार बैठा है, लेकिन उस सरकार वैकेंसियां नहीं निकालती, नौकरियां नहीं देती। जो पहले पक्की नौकरियां थी उनको कच्चे नौकरियों में कन्वर्ट किया, और कच्ची नौकरियों का भी निजीकरण करके सरकार पूरी तरह
युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालना चाहती है। आसिफ जी, जो सरकार है इस वक्त युवाओं को नौकरी देने में नाकामयाब है, क्यों है ये, ऐसा क्यों है? सरकार की जो सोच है, एक पुरानी एक कहावत थी कि हमारी जो हुकूमत है वो ये चाहती है कि इस तरीके से आलम बना दिया जाए देश का और प्रदेश का कि लोग 2 वक्त की रोटी भी अगर उन्हें कैसे मिल जाए तो उसे भी अपना एक खुशनसीबी समझे। क्यों? अगर पढ़ लिख जाएंगे बच्चे, नौकरियां लग जाएंगे बच्चे, तो फिर धापा जो आदमी होता है ना, भरे पेट वाला आदमी सवाल करता है, और जो भूखा आदमी होता है वो जिंदाबाद मुर्दाबाद करता है। तो हुकूमतें चाहती हैं कि हमारे हाथ से किताबें छीनकर हमारे हाथ में कटोरे थमा दिए जाएं। हुकूमतें चाहती हैं कि हमारे हिस्से की नौकरियां खत्म कर इनका प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण कर अपने जो इनके पूंजीपति दोस्त हैं उनको फायदा पहुंचाना चाहती है। अब बात शॉर्ट में रह गई थी, मैं उसे खत्म करना चाहूंगा। बढ़िया, जो नौकरियों की बात आ जाती है, सरकारी नौकरियों का मैंने आपको आलम बताया। अब आ जाते हैं प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों पे। हथीन में फैक्ट्री एरिया मेरे ख्याल में इसे 3 या 4 दशक हो चुके हैं इस फैक्ट्री एरिया को बने। जब आसपास कहीं कोई आईएमटी नहीं थी, कोई फैक्ट्री एरिया नहीं था, फरीदाबाद था या हथीन था। पहली बात तो उसकी ग्रोथ नहीं करी गई, उसको बढ़ाया नहीं गया, वो बढ़ने की बजाय सिमटता चला गया। दूसरी बात, जो भी वहाँ फैक्ट्रियां हैं, चंद फैक्ट्रियां हमारे हथीन के फैक्ट्री एरिया में एक्टिवली काम कर रही हैं, उनमें भी जब रोजगार की बात आती है, नौकरी की बात आती है, तो लोकलों को नौकरियां नहीं दी जाती। ऐसे ही अगर हम बात करें, आप पड़ोसी जिला है हमारा मेवात, पड़ोसी गांव है हमारा उजीना। उजीना और जयसिंहपुर के जंगल में पेप्सी और कैनपैक की नाम की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। फैक्ट्रियां हमारी जमीन में लगती हैं, रिसोर्सेज हमारे इस्तेमाल किए जाते हैं, पानी हमारे हिस्से का वो लोग यूज करते हैं, बिजली हमारे गांवों की, हमारे खेतों की, हमारे हिस्से की काटकर इन फैक्ट्रियों को दी जाती है। लेकिन जब नौकरी की बात आती है तो लोकल को हम नौकरी नहीं देते। अब तुम लोकल को नौकरी नहीं दे सकते, जब तुम्हें नौकरी बाहर के लोगों को देनी है तो हमारी जमीन को क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, हमारी बिजली को क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, हमारे पानी को क्यों खराब कर रहे हो? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मालिक ने अगर मौका दिया, अगर इलाके की रहनुमाई करने का, इलाके की आवाज बुलंद करने का मौका दिया, और प्रदेश में हुकूमत इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की रहेगी, तो इन प्राइवेट कंपनियों को भी मैं फैक्ट्रियों को बताना चाहता हूं कि जो हमारे, पहली बात तो हम फैक्ट्रियों को लाने का काम करेंगे यहाँ। फैक्ट्रियाँ हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है जो इसको बढ़ाने का काम करेंगे, और साथ ही साथ एक कंडीशन पूरे प्रदेश में और हमारे इलाके में लगा दी जाएगी कि सबसे पहली प्राथमिकता कंप्लीटली हमारे क्षेत्र के युवाओं को दी जाएगी। जिस लेवल की आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, जिस लेवल की एलिजिबिलिटी चाहिए, उस लेवल का बच्चा आपको अवेलेबल कराया जाएगा। या तो नौकरी मिलेगी हमारे बच्चों को, अगर हमारे बच्चों को नौकरियां ये प्राइवेट कंपनियां नहीं देंगी तो हम इनको यहाँ काम भी नहीं करने देंगे। तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश हमारे क्षेत्र के, हमारी मेवात बेल्ट के, हमारे ब्रिज और मेवात और पलवल की जो हमारी ये मिट्टी है, इलाका है, और हमारे हथीन क्षेत्र के युवाओं तक मैं ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि आप अपनी आवाज बुलंद कीजिए। आप अपने हक अधिकार को पहचानते हुए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में एक बार अपनी आस्था व्यक्त करते हुए एक बार एक उम्मीद के साथ आप जुड़िए। और मैं आपको भरोसा इस चैनल के माध्यम से दिला रहा हूं कि आपके भरोसे के साथ, आपके विश्वास के साथ विश्वासघात नहीं किया जाएगा। आपकी लड़ाई क्षेत्र लेवल पर, जिला लेवल पर, और जरूरत पड़ी तो प्रदेश लेवल और देश लेवल पर भी उठाने से हमारी पार्टी, हमारे नेता पीछे नहीं हटेंगे। और हथीन क्षेत्र के युवाओं को मैं बताना चाहता हूं कि आपने सबको आजमा के देख लिया, आपने सबको मौका दे के देख लिया। मैं किसी कैंडिडेट की बुराई नहीं कर रहा, किसी कैंडिडेट की कमियां नहीं, खामियां नहीं गिना रहा, अपनी क्वालिटियां नहीं गिना रहा। मैं आपसे सिर्फ एक 5 साल का मौका आपकी खिदमत के लिए अपने वालिद साहब के नाम पर मांगता हूं कि अगर आप हमारे वालिद साहब को मौका देते हो तो ये भरोसा, ये आश्वासन मैं आपको दिलाना चाहता हूं कि मालिक ने अगर मौका दिया, जिंदगी दी, तो आपकी आवाज़ बुलंद करने से और आपके हक को आप तक पहुंचाने से कोई नहीं रोक पाएगा हमें। और आपके जो हक पर अब तक डाका डालते आए हैं लोग, आपके हक को लूटते आए हैं, आपके हिस्से की नौकरियों को बेचते आए हैं, आपके हिस्से के पैसे को गबन करते आए हैं, वो काम यहाँ, वो लूट, वो दलाली, वो कालाबाजारी इस क्षेत्र में, इस इलाके में बंद की जाएगी। तो यही मेरी क्षेत्र के युवाओं को मेरा संदेश है कि आप लोग, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। ये देखिए दोस्तों, ये थे मेरे साथ हथीन विधानसभा से इनेलो पार्टी से जो टिकट के प्रबल दावेदार हैं तैयब भीमसी का।
उनके साहबजादे आसिफ भीमसी का, जिनसे लगातार हमने बातचीत की है रोजगार के विषय में, पानी के विषय में और जल सिंचाई को लेकर, रास्तों को लेकर तमाम बातचीत हमने की है। आखिर जो ये क्षेत्र है हथीन विधानसभा है, इतना इसमें जो पिछड़ापन है वो क्यों है, तमाम बातचीत आसिफ भीमसिका से हमने की है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहें सिर्फ और सिर्फ मेवात की आवाज न्यूज नेटवर्क के साथ, क्योंकि हम यहाँ पर कभी भी खबरों का सिलसिला नहीं थमने देते हैं।